गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास का टॉपिक करेंगे एटॉमिक रेडियस। लास्ट हम जो +1 क्लास में टॉपिक किया था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। उसमें हमने क्लासिफिकेशन की थी, जैसा आपने देखा था। उसके बाद हमने कैसे ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप का पता करते हैं वो वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो में हम करेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है, बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने सबको पता ही होगा कि क्या होती है एटॉमिक रेडियस। ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी हो गई शेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं शेल्स में। ठीक है, ये आप सबको पता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस का लास्ट शेल से, या आप कह सकते हो द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द atomic radius. The distance of nucleus to the outermost shell electron is known as the atomic radius. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमको पता है कि ये हमारी डेफिनेशन ना पहले थी, फिर हमें पता चल गया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट अ पार्टिकल। वो एक पार्टिकल नहीं है, दैट इज बिहेव लाइक अ वेव। वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर हमारा पार्टिकल अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ना होकर एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो हमारा जो एटम है उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होगी। ठीक है, उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है, हमें उसका एग्जैक्ट पाथ नहीं पता है, उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। तो जी वाली जो डेफिनेशन है कि हम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस लेंगे आउटर मोस्ट शेल तक, किसका? न्यूक्लियस का, दैट इज इनवैलिड। सो हमारी जो डेफिनेशन आई थी वो हमने क्या की थी? क्योंकि इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं थी, हमारी डेफिनेशन को हमने बाउंड किया था। ठीक है, दैट वाज द बाउंडेड। और हमारी डेफिनेशन फिर हमने आप कह सकते हो बाउंडेड स्टेट में दी थी, या फिर हमने इंट्रैक्शन स्टेट में दी थी। ठीक है, मीन्स जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट वाज नॉट, ठीक है, तो हमने किस में दिया था? इंट्रैक्शन स्टेट या फिर बाउंड्री स्टेट में हमने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया था। मैंने आपको क्या कहा कि हमारी जो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट अ पार्टिकल, दैट लाइक बिहेव अ वेव। ठीक है, वो बिहेव करता है लाइक वेव की तरह। तो हम उसको बाउंड्रीज, हम उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता सके थे, हम उसको बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सके थे उसकी। ठीक है, तो हमने हमारे जो ये डेफिनेशन थी ये इनवैलिड हो गई थी। फिर हमने इसकी न्यू डेफिनेशन दी थी, और उस डेफिनेशन में क्या था? इंट्रैक्शन स्टेट थी। ठीक है, और उसकी बाउंड्री स्टेट थी, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो फ्री स्टेट में नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एटॉमिक रेडियस थी दैट वाज डिफाइंड एज कोवलेंट रेडियस। ठीक है, सेकंड था हमारा आयनिक रेडियस, फिर था हमारा वंडरवाल रेडियस, फोर्थ था स्टूडेंट्स हमारा कोवलेंट आयनिक वंडरवाल रेडियस, और उसके बाद था हमारा मेटेलिक रेडियस। ये 4 तरह से हम अपनी रेडियस को डिफाइन करते हैं। क्यों किया? क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो सबसे पहले आई थी वो बाउंड्री स्टेट में नहीं थी, फ्री स्टेट में थी। लेकिन हमें क्या पता चला था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट बिहेव्स लाइक अ वेव। ठीक है, तो उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं थी, तो उसको बाउंड्री स्टेट में डेफिनेशन को दिया गया था। और जब बाउंड्री स्टेट में दिया गया था तो हमने कहा था हमारे एटॉमिक रेडियस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस एंड द मेटालिक रेडियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोवलेंट रेडियस। तो हमारी कोवलेंट रेडियस का मतलब सबसे पहले हमें पता है कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। हमारा सबसे पहले हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आप सबको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट विल बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गुड, दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोवलेंट
कोवलेंट इज फॉर्म बाय द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब हम शेयरिंग करवानी है ना, हमने सपोज हमारे पास दो ए है, ठीक है, इन दोनों को जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएंगे तो ये ऐसे एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपके दो एटम एक दूसरे के पास आए शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के, तो जो इन दोनों का न्यूक्लियस था सेंटर का, उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए एंड ए इज नोन एज द कोवलेंट रेडियस। इसको हम लिखेंगे DAA/2, दैट इज योर कोवलेंट रेडियस। ठीक है, ये तो आपका स्टूडेंट्स है जब आपके दोनों नंबर ऑफ एटम्स सेम है। ठीक है, जब आपके दोनों नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम। लेकिन अगर क्या आप, ये तो हमने एग्जांपल हो गया, जैसे H2 मैंने ले लिया, F2 ले लिया, Cl2 ले लिया, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, दोनों एटम सेम है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मेरे दोनों एटम्स अलग हो जाएं, तो क्या जब दो एटम्स को हम अलग अलग लेंगे then they will form the covalent bond? Yes, they will form the covalent bond like HCl. HCl के केस में क्या होगा, they will form the covalent bond. लेकिन स्टूडेंट्स उस केस में आपको पता है HCl है, ठीक है, HCl के केस में आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसके केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, इसके केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें पता है जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक तो हमारा हो गया H2F2 का एग्जाम्पल, एक हमने लिया HCl का एग्जाम्पल। HCl के केस में हमारे दोनों एटम्स क्या है, अलग अलग है, तो इनके बीच में भी जब बॉन्ड बनेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा। लेकिन इसका जो आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला आप निकालोगे, अगर A एटम है ये आपका, ये B एटम है, तो यू विल राइट RA प्लस RB, दोनों की रेडियस को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर क्या है हमारा HCl है, दोनों एटम्स अलग अलग हैं, दोनों एटम्स के केस में अगर एक A है दूसरा B है, दे आर फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, सो द फॉर्मूला ऑफ द कोवलेंट रेडियस विल बी RA प्लस RB। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया HCl, आप HCl क्यों लिया, क्योंकि H और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, जैसे A इज ग्रेटर देन B, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से बड़ी है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तब हमारा जो बॉन्ड बनेगा दैट विल आल्सो बी अ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन उसके केस में जो हमारा ये क्लाउड होगा दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किस तरफ चला जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ हमारा क्लाउड चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। लेकिन इसके केस में आपका फॉर्मूला बनेगा RA प्लस RB माइनस 0.9 चाई A माइनस चाई B। ठीक है, ये चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है सब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अभी हमने कोवलेंट रेडियई की, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एटॉमिक रेडियई। एटॉमिक रेडियई में मैंने आपको पहले कहा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, पहले जो हम डेफिनेशन लेते थे कि हमने क्या करना है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियई। लेकिन फिर हमें पता चला था कि हमारा जो हमारा एटम है दैट इज नॉट अ पार्टिकल, वो एक पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो एक बाउंड में चला जाएगा। जब वो बाउंडेड हो जाएगा तो हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो उस केस में हमारी डेफिनेशन 3 के अकॉर्डिंग बनेगी। एक तो हमारा कोवलेंट रेडियई, एटॉमिक कोवलेंट, ठीक है, सेकंड आपका हो गया आयनिक, थर्ड इज वैन डेर वाल्स एंड फोर्थ वन इज योर मेटालिक रेडियई। तो सबसे पहले हमने कहा कोवलेंट रेडियई। कोवलेंट बॉन्ड आप सबको पता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, आप सबने 10th में किया हुआ है।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में भी हमारा जैसे हमने सबसे पहले लिया H2F2Cl2 का केस, इसमें दोनों नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर्स को हमने, अब आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, न्यूक्लियस एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमने लेना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। उसके बाद हमने लिया HCl का केस। HCl के केस में दोनों नंबर ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है तो दोनों की रेडियस को हमने ऐड कर लिया। लेकिन अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बड़ी है बी से, फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमारा बनेगा तो कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारा एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उस एटम के पास चला जाएगा ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा Ra + Rb - 0.9 चाहिए माइनस चाहिए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एटम बी। क्लियर, दैट वाज द कोवलेंट रेडी, ठीक है। अब नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन, दैट इज द वंडर वाल रेडी। वंडर वाल रेडी, now I will take the next one, that is the van der Waal radius. Now what is the van der Waal radius students? आपने पढ़ा होगा, हमेशा हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, जब उनके बीच में अट्रैक्शन है। जब दुश्मनी होगी तो एक दूसरे के साथ तो नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो हम हमेशा कहते हैं दे हैव द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, दैट इज द वंडर वाल फोर्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। और जब दो एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो जो उनके बीच में रेडियस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वंडर वाल रेडियस। इज इट क्लियर टू यू? अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो वंडर वाल रेडियस है स्टूडेंट्स, लेकिन वंडर वाल रेडियस में क्या होता है, जैसे कोवलेंट में तो आपके दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपके एटम्स होंगे वो एक दूसरे के पास तो आएंगे बच्चे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इतने क्लोज नहीं आएंगे जितने कोवलेंट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी। कैसे रिपल्शन हो जाएगी, एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो कम से कम जितना हो सकेगा वो एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन बिल्कुल पास नहीं आएंगे जैसे कोवलेंट बॉन्ड में थे, क्योंकि वहां पे तो शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वंडर वाल रेडी, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, दोनों के सेंटर को मिलाया और दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, क्या लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स, दैट इज नोन एज द, आपका क्या हो जाएगा, वंडर वाल रेडी। तो हम लेंगे DRA, ठीक है, DRB/2, दोनों को क्या करना है, प्लस, दोनों को ऐड, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, DRA DRB/2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी वंडर वाल रेडियस होती है ये किन केसेस में होती है, फिर ये उन केसेस में होती है जहां पर, अब जैसे H2 के केस में तो नहीं होती, H2 में तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, बात है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो ये होती है इनर्ट गैसेस के केस में, या आप कह सकते हो नोबल गैसेस के केस में, इनर्ट गैसेस, और यू कैन से इन नोबल गैसेस, वहां पे कौन सी इंट्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी द वंडर वाल रेडियस, ठीक है, वंडर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमारा मान लो हमने He2 का केस लिया, हीलियम का, तो दो हीलियम के एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इतने भी क्लोज नहीं आएंगे कि रिपल्शन हो जाए, और हम लिखेंगे DHE/2, या आप लिख सकते हो RHE/2 एज यू विश, एज यू वांट टू राइट, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द वंडर वाल रेडियस। अब स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है, हमने दो तरह की रेडियस देख ली, एक कोवलेंट एक वंडर वाल। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, कंपैरिजन करूं अगर मैं वंडर वाल और कोवलेंट का, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब किसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो जो हमारा
किसकी रेडियस बड़ी होगी? यस, वंडरवाल की रेडियस क्या होगी? बड़ी होगी एज कंपेयर टू कोवलेंट। क्यों? क्या बता सकते हो आप मुझे? क्योंकि कोवलेंट में तो क्या हुआ? यू विल से मैम कोवलेंट में तो दोनों एक दूसरे के पास आए थे, डिस्टेंस कम हो गया था। वंडरवाल में दोनों एक दूसरे से दूर है, डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। सो इस केस में उसकी रेडियस कम होगी और वंडरवाल के केस में अगर कंपैरिजन करें तो रेडियस ज्यादा। नाउ इट I think it's clear to you. Now I'll take the next one. That is, tell me what is that one? That is the metallic radii. ठीक है, अब मेटालिक रेडियई की बात कर लेते हैं। मेटालिक रेडियई का मतलब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, कौन बनाएंगे? मेटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो मेटल्स जब बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, ना तो वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उनके केस में क्या होता है? वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो हमने आयरन का केस ले लिया, उनकी कुछ इस तरह से पैकिंग होती है। ठीक है, और आपको पता है मेटल्स के पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेल मी, मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटालिक रेडियई। तो जो मेटालिक रेडियई है स्टूडेंट्स, उसमें कहां से डिस्टेंस लेंगे? ये सेंटर्स का डिस्टेंस लेंगे। दैट इज द मेटालिक रेडियई। ये भी आयरन है आपका, ये भी सारे आयरन के एटम्स हैं। जो वो कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? दैट इज द मेटालिक रेडियस। तो अब अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं, अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियई कौन सी बड़ी होगी? वंडरवाल की होगी बड़ी, उसमें स्पेस ज्यादा है। उसके बाद आपकी कौन सी होगी? मेटालिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि वंडरवाल में क्या था स्टूडेंट्स? आपका एटम्स थोड़ी दूर दूर थे। कोवलेंट में दे विल ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन इसके केस में कैसे है? ऐसे। तो फर्स्ट पे तो ये आ गया, सेकंड पे ये आ गया और थर्ड में आपका ये आ गया, रेडियई का कंपैरिजन करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन। दैट इज, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको क्या करवाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी वेरिएशन कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, मींस थोड़े एक्सेप्शनल केसेस, थोड़ा सा रीजनिंग कर लेते हैं, देन इट्स क्लियर टू यू। Then we will tell you about the ionic radii. Clear? Now variations of atomic radii. Variations of atomic radii. अब पता है स्टूडेंट्स आपको कि जब हम, या तो हम कैसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में? अलोंग द पीरियड जाते हैं बच्चा, या हम जाते हैं डाउन द ग्रुप। दो ही तरह से जा सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, या तो अलोंग द पीरियड जाएंगे या डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, अब आपको मान लो हम गए हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे स्टूडेंट्स, हम कैसे जाएंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड इन द लास्ट इज नियोन। एटॉमिक नंबर इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर? अब हम जब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड हम कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू right we are going. Clear? Now we will distribute the electrons. 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8. Clear? अब हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल्स तो सबके पास 2 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? दैट आर 2. ठीक है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी शेल। हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, या यू कैन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम या ज्यादा हो जाते हैं जब हम शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी शेल। ठीक है, लास्ट शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, 1 थे, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। वेरी गुड, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये अगर आपका न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका मान लीजिए मैंने केस ले लिया बोरोन का, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके लास्ट शेल में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर मैंने एक और केस लिया स्टूडेंट्स, उसमें आपके लास्ट शेल में कितने हैं? मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 5 6, और एक लिया मैंने जिसमें आपके लास्ट शेल में स्टूडेंट्स 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है, देखो मैंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, साइज तो सेम है, 2 ही नंबर ऑफ शेल्स हैं। जैसे आप, चलो आप ऐसे मान लीजिए कि आप ना किसी पीजी में रहते हैं या आप किसी हॉस्टल में रहते हो बच्चे, तो पहले एक रूम को 2 बच्चे शेयर कर रहे थे, फिर एक रूम को 4 बच्चे शेयर कर रहे हैं, फिर एक रूम को ही 7 बच्चे शेयर कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि जब 2 रह रहे थे तो बड़े प्यार से रह रहे थे, क्यों? क्योंकि रूम में उनको स्पेस था, ठीक है। अब वॉशरूम भी वो एक ही शेयर कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। अब 7 बच्चे उसी रूम में हैं, कभी किसी को जाना है, कभी किसी को जल्दी है, कभी किसी को जल्दी है, ठीक है, तो होच पोच हो गई ना। अब एक रूम में 7 बंदे रहेंगे तो होच पोच होगी, लड़ाई होगी उनके पीछे, तो रिपल्शन रहेगी तो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, ठीक है, पास आ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा, एटॉमिक साइज विल डिक्रीजेस। समझ में आया? When we will move from left to right, number of shells are same, but number of electrons, or you can say number of protons are increasing. When the number of protons are increasing, nuclear charge is increasing, and when nuclear charge is increasing, atomic size will decrease. Clear? Now we will take the example from down the group. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं बेटा, तो मेरा एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग मेरा जो पैटर्न होना चाहिए, आप कह दो कि जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए, दैट विल बी लिथियम, दैट वी विल एक्सपेक्ट लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अवर एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बट इट्स नॉट करेक्ट। अवर नियॉन इज ग्रेटर देन lithium, then beryllium and so on up to fluorine. Clear? सिर्फ ये नियोन हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? Can you tell me? At the first. Why? Because neon comes will in which one? Yes, it will come in last. Last period means which one? It will be in the completely filled. It will come in the, tell me, it will come in the, क्या बोलते हैं उसको? इट इज द कम्प्लीटली फील्ड, ठीक है, कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना नियोन में, 10 है, 2 8, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट वाले को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी रेडियस आ जाएगी आपकी? यस, वेरी गुड, वंडरवाल रेडियस आ जाएगी, ठीक है। वंडरवाल रेडियस आने की वजह से इसका जो साइज है एटॉमिक रेडियस का, दैट विल बी मोर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि होना तो ऑर्डर हम ये सोच रहे थे लेकिन हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि नियोन आ गया, और नियोन तो क्या बनाता है? वंडरवाल रेडियस बनाता है, तो सबसे पहले आएगा, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्लियर? और टेक द नेक्स्ट वन, एज वी आर मूविंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप, ये तो हमने स्टूडेंट्स किया डाउन द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तब क्या होगा बच्चा? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, जैसे हमने ले लिया लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम, 3 आपका 11, देन 19, एटॉमिक नंबर 21 281 2881। क्लियर? अब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बच्चे, तो वहां यहां पर हमारी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल आर सेम। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। अरे छोड़ो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो रही है,
पहले न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे थी, अब ये 3 बन गई, फिर आपकी ये 4 बन गई। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो रही है। जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। ये हो गया आपका डाउन द ग्रुप। अब जब ये डाउन द ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, अब अगर हम पीरियड में, मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी नियोन वाली फैमिली है, हीलियम, नियोन, दे विल कम एट द फर्स्ट एंड देयर एटॉमिक रेडियस विल बी लार्ज बिकॉज दे विल कम इन द वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, तो उसके बाद अब हम करते हैं, हाँ, He, Ne, Xn, आर, वो सब किस, आर्गन, वो सब किस में आते हैं, नोबल गैसेस में। यस, नोबल गैसेस पहले आ जाएंगी पीरियड्स में और बाकी सारा पैटर्न वैसे ही रहेगा क्योंकि नोबल गैसेस में क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस, और वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है डी ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हमारा होता है स्टूडेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडीनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आफ्टर आयरन इट विल बी कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डी ब्लॉक है तो किस में जाएंगे, डी में जाएंगे। तो डी में जाएंगे तो क्या होगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10 एंड D10। लेकिन इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है ना, आपका जो ये पहले 3 हैं, पहले 3 में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है और फिर एटॉमिक रेडियस बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर जो ये क्रोमियम है, आपको पता है एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे D4 ना होकर क्या होता है, D5 होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने भी क्या लिखा है, कॉपर के केस में D10, क्योंकि यहाँ पे D9 बनता है तो 4s से इधर शिफ्ट हो जाता है, इट विल बिकम D10। वो आपके पास है, वाई कॉपर एंड क्रोमियम हैज द एक्सेप्शनल केसेस यू हैव डन बिकॉज दे will take the configuration of completely filled and half filled orbitals and they will be extra stable। तो extra stability की वजह से हम यहाँ पे D5 D10 लिखते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब स्टूडेंट्स इनके केसेस में क्या होता है ना बच्चे, इनके केसेस में आपका जो ये 3D ऑर्बिटल, 3D सीरीज भी हम इसको बोल सकते हैं। 3D सीरीज में जब 3D में इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले तो 3 के केस में जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, फिर सेम होती है, फिर बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले तो क्या होता है, पहले आपने जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल किया, ये हो गया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका क्या हो रहा है, उसके बाद आपने कहाँ तक इलेक्ट्रॉन डाले, 7 तक इलेक्ट्रॉन डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब आपका क्या हो गया, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो जो आपका न्यूक्लियर चार्ज था वो बढ़ रहा था, लेकिन उसको किसने बैलेंस कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ने न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो एटॉमिक रेडियस ना तो बढ़ सकी ना घट सकी, वो कांस्टेंट चलती रही। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और साथ के साथ आपका ओवरकम कर गए न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि पहले 3 केस में सेम एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। लेकिन इनके केस में सेम रहती है, क्यों, बढ़ तो रहा है न्यूक्लियर चार्ज जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन है ना वो बराबर हो जाती है न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, और इस केस में आपका क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा, तो नेचुरल सी बात है आपका एटॉमिक रेडियस भी, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आपका लास्ट टॉपिक रह गया, इसमें क्या रह गया था, आयनिक रेडियस। ठीक है, अब आयनिक रेडियस देख लेते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी फिनिश्ड, टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज द आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस आप सबको पता है, आयंस कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज, इफ समवन विल टेक द इलेक्ट्रॉन देन इट विल टेक द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कोई दे रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर तो हमारे पास 3 केसेस हो गए भाई, एक तो मान लो सिंपल सोडियम हो गया,
ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। तो जो इन दोनों का केस है, इसके केस में जो हमारा पेरेंट एटम है दैट इज ग्रेटर देन द कैटायन, उसकी रेडियस बड़ी है, ठीक है। कैटायन केस से ज्यादा रेडियस बड़ी होती है किसकी, एटम की रेडियस बड़ी है कैटायन से, लेकिन एटम से बड़ी रेडियस है किसकी, एनायन की। क्यों? कैटायन के केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे सोडियम था 2 8 2 4 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये एटम का केस है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, शेल कम हो गई तो रेडियस बड़ी हो कम हो गई। लेकिन इसके केस में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वही बात आ गई ना, इलेक्ट्रॉन लिए तो रिपल्शन बढ़ गई, न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। सो दिस टॉपिक विल कंप्लीटेड, ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट वन टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।